हेलो एवरीवन। आज की हम वीडियो में इशू ऑफ शेयर को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस तक की अकाउंटिंग कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो सबसे पहले हम पर्पस ऑफ इशू ऑफ शेयर को कंप्लीट करेंगे। कैसे कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो उसके दो पर्पस हो सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग कैश एंड अदर देन कैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही जानेंगे कि एक कंपनी अपने शेयर जब इशू करती है तो टू पर्पस यूज़ करती है। तो वो टू पर्पस में सबसे पहला पर्पस है फॉर कैश का। फॉर कैश के केस में कंपनी कौन कौन से वेज फॉलो करती है एंड अदर देन कैश के केस में कंपनी कौन कौन से वेज को यूज़ करती है। तो आइए जानते हैं फॉर कैश के केस में कंपनी किस तरीके से अपने शेयर को और कौन कौन से तरीके यूज़ करती है, किन मेथड को यूज़ करती है कंपनी फॉर कैश के पर्पज़ के लिए। यानी कि जब कंपनी को कैश की नीड होगी तो उस रिक्वायरमेंट को कंपनी कैसे कंप्लीट करेगी। तो उसके टू वेज कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वेज है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। यानी अगर कोई कंपनी है तो वो अपने शेयर जो इशू कर रही है तो इशू करने के पर्पस टू हो सकते हैं। या तो वो रिसीव कैश की रिक्वायरमेंट को फिलअप करना चाहती है, मींस कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट है तो वो शेयर इशू करेगी और उसकी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है कैश की, वो फुलफिल हो जाएगी। दूसरा, कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कैश का रिक्वायरमेंट ना होके अदर देन कैश होता है। तो यहाँ पर हम यही समझने वाले हैं कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके टू पर्पस होते हैं। फर्स्ट फॉर रिसीविंग ऑफ कैश एंड अदर देन कैश, सेकंड वाला। तो फॉर कैश के केस में कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो टू वेज यूज़ करती है। फर्स्ट वेज है, इसमें फर्स्ट वे जो है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है, एक ये वाला मेथड यूज़ करती है कि प्राइवेटली अपने शेयर को इशू कर देती है और कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेती है। अदर है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में क्या करती है कि कंपनी पब्लिक के पास जाएगी और कंपनी पब्लिक से अपनी कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेगी बाई इशूइंग शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लें तो कंपनी अपने कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 42 का यूज़ करती है। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 और सेक्शन होगा 42। तो कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 42 है वो परमिट करता है कि एक कंपनी अपने कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए शेयर को प्राइवेटली भी इशू कर सकती है। तो इस सेक्शन को याद रखेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर जो करती है कंपनी फॉर कैश के लिए करती है, यानी कि उसे कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर कंपनी क्या यूज़ कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट यूज़ करती है, पब्लिक के पास नहीं जाएगी, कुछ प्राइवेटली ही इशू करेगी। तो प्राइवेट इशू में क्या होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन, कंपनी क्या करती है, ग्रुप ऑफ पर्सन को सिलेक्ट करती है और उनको प्राइवेटली शेयर को इशू कर देती है और उनसे कैश रिसीव करके अपनी कैश की फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेती है। तो इस ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो इस ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं ये हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला तो आ जाता है प्रमोटर। जो प्रमोटर होते हैं कंपनी उनको भी प्राइवेटली शेयर इशू करके अपनी कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। अदर प्रमोटर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उन सभी पर्सन को कंपनी शेयर इशू कर सकती है फॉर फुलफिलिंग कैश रिक्वायरमेंट। ओके, एंड अदर शेयर होल्डर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी। जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं उनके शेयर होल्डर्स को प्राइवेटली अप्रोच करेगी कंपनी और शेयर इशू करेगी। नेक्स्ट थिंग, म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं कुछ, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने शेयर इशू कर देती है प्राइवेटली। इनमें और भी हो सकते हैं एनआरआई, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, उनको भी कंपनी शेयर इशू
कर देती है। नेक्स्ट थिंग इज LIC। LIC का नाम सभी लोग जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। कंपनी ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी सेलेक्ट कर लेती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनको भी कंपनी प्राइवेटली शेयर इशू कर देती है। कंपनी क्या करती है, इनके पास जाती है और अपनी बल्क अमाउंट में शेयर इनको इशू कर देती है और इनसे अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेती है। और भी कौन हो सकते हैं, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट की एक इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है ICICI। तो कंपनी क्या करती है, इन लोगों को प्राइवेटली अप्रोच करती है और अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देती है और इससे कंपनी की क्या होती है, कैश की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो आपको ये नेम याद रखने हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन कौन लोग इंक्लूड हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि अब यदि कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर इशू करती है तो ऐसे केस में कंपनी को क्या प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? नो। तो ऐसे केस में कंपनी एक्ट 2013 सजेस्ट करता है कि एक कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, शेयर इशू करती है, तो उसे प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना होता, उसकी जगह एक स्टेटमेंट इशू होता है। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस किस केस में इशू होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के केस में इशू होता है। नेक्स्ट थिंग, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। अब ये लॉक इन पीरियड क्या होता है, जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी जिन लोगों को अपने शेयर इशू करती है तो उनके लिए एक कंडीशन होती है कि अलॉटमेंट के बाद वो अपने शेयर को 3 इयर्स तक किसी को सेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि 3 इयर्स तक उन्हें अपने पास ही उन शेयर्स को रखना होता है, उसके बाद ही कंपनी के शेयर वो किसी और पर्सन को सेल आउट कर सकते हैं। तो इसी 3 इयर्स के पीरियड को लॉक इन पीरियड बोला जाता है। तो ये था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर से कंपनी अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेती है। दूसरा वे है, सेकंड वे है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में कंपनी क्या करती है कि पब्लिक को अप्रोच करती है थ्रू IPO। ये IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है या ये EIPO हो सकता है। EIPO मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर हो सकता है या सिंपल वे में इनिशियल पब्लिक ऑफर हो सकता है। तो इसके थ्रू कंपनी पब्लिक को अप्रोच करती है और पब्लिक को अप्रोच करने के बाद उनसे फंड रेज करती है कि वो कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं और कंपनी की जो कैश की रिक्वायरमेंट है उससे इसकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाती है। पब्लिक शेयर परचेज करती है और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये भी एक वे है। तो याद रखेंगे, कंपनी अपनी कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 2 वेज यूज़ करती है। फर्स्ट वे है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड सेकंड वे है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में कंपनी क्या करती है, पब्लिक को अप्रोच करती है और प्राइवेट इशू में कंपनी क्या करती है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को अप्रोच करती है, उनको शेयर इशू कर देती है। अब ये ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन लोग आते हैं ये हमें याद रखना है। अब सेकंड वे का यूज़ करते हैं। कंपनी अपने शेयर जो इशू करती है उसका अदर मेथड भी है। कंपनी फॉर कैश के लिए तो अपने शेयर इशू करती है, साथ में अदर देन कैश के लिए भी कंपनी शेयर इशू करती है। तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में कंपनी किन किन लोगों को अपने शेयर बिना कैश के इशू कर दी है, तो बदले में तो कुछ ना कुछ कंपनी को ज़रूर मिला होगा। कैश नहीं मिल रहा है तो कैश के बदले कुछ ना कुछ तो मिला होगा, इसी को बोलते हैं कंसीडरेशन। हम ले चुके हैं बट वो कंसीडरेशन क्या है, अदर देन कैश है। और जब कंसीडरेशन कंपनी ले चुकी है और ऐसे केस में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो कंसीडरेशन हम पहले ले चुके हैं और उसके बदले कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। तो ऐसे केस में वो कंसीडरेशन क्या क्या हो सकता है जिसके पर्पस में कंपनी शेयर इशू करती है। तो समझते हैं, फर्स्ट ऑप्शन फॉर परचेजिंग ऑफ असेट्स और सेकंड ऑप्शन है बिजनेस। कंपनी क्या करती है, कंपनी को प्रॉपर्टी असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी किसी भी वेंडर से असेट्स परचेज कर लेती है। असेट्स परचेज करने के बाद उसको कैश में पेमेंट ना देके अपनी कंपनी के उतनी ही वैल्यू के शेयर उस वेंडर को इशू कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कंसीडरेशन क्या है,
कंसिडरेशन में हमारे पास क्या आया, कंपनी के पास क्या आ रही है, एसेट्स आ रही है, और उस एसेट्स के बदले कंपनी उतनी ही वैल्यू के शेयर इशू कर देती है। ऐसे ही कंपनी बिजनेस भी परचेज करती है। कंपनी कई बार रनिंग बिजनेस को परचेज कर लेती है, उसको टेक ओवर कर लेती है, और उस बिजनेस की जितनी वैल्यू होती है उस वैल्यू के उनको शेयर इशू कर देती है। तो ये भी कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस होता है, इसकी भी अकाउंटिंग हमें सीखनी होगी। नेक्स्ट थिंग इज प्रमोटर। प्रमोटर यहाँ पर भी था, बट यहाँ पर प्रमोटर को, उसके रिलेटिव को, उसके फ्रेंड को जब हम शेयर इशू कर रहे थे तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट था, बट वहाँ पर कंसिडरेशन कैश का था। प्रमोटर को हम उसकी सर्विस के बदले जब शेयर इशू करते हैं तो ये हो जाता है अदर देन कैश। प्रमोटर ने क्या काम किया है, कंपनी की फॉर्मेशन की है। अब कंपनी की फॉर्मेशन में उसने कुछ ना कुछ एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड की है कंपनी को, और सर्विस प्रोवाइड करने के बदले कंपनी उसे कैश ना देके अपनी कंपनी के उतनी वैल्यू के शेयर इशू कर देती है। तो ये भी क्या आ जाता है, अदर देन कैश हो जाता है। तो प्रमोटर को कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में कंपनी शेयर इशू कर देती है। नेक्स्ट है अंडर राइटर। अंडर राइटर होते हैं एजेंट। इनको भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो ये अदर देन कैश होता है। अब ये अंडर राइटर की सर्विस कैसे लेती है कंपनी, प्रमोटर की सर्विस तो समझ में आती है कि प्रमोटर ने कंपनी की फॉर्मेशन की है और उन्होंने जो सर्विस दी है उस सर्विस के बदले कंपनी उतनी वैल्यू के शेयर प्रमोटर को दे देते हैं। अंडर राइटर कौन होते हैं, अंडर राइटर होते हैं एजेंट। कंपनी इनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और अपने शेयर को पब्लिक में इशू करवाती है। एक पैरामीटर होता है कंपनी का कि कंपनी के जितने भी शेयर पब्लिक इशू के थ्रू इशू हो रहे हैं, पब्लिक ऑप्शन यानी पब्लिक इशू के थ्रू जब कंपनी अपने शेयर इशू कर रही होती है तो एज पर सेबी गाइडलाइंस वो 90% सेल होना जरूरी है। कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब होना जरूरी हो जाता है जब कंपनी पब्लिक इशू यूज़ कर रही होती है। तो पब्लिक इशू में ये गारंटी नहीं होती कि पब्लिक 90% इशू ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब कर ही लेगी। मीन्स जितने शेयर अगर कंपनी ने इशू करे हैं उसका 90% पार्ट पब्लिक को परचेज कर ले, पब्लिक उस 90% पार्ट को परचेज कर ले, ये गारंटी नहीं होती। तो अब गारंटी नहीं होगी तो 90% यदि शेयर सेल नहीं हुए तो क्या होगा, कंपनी को उन शेयर्स की अमाउंट को वापस करना पड़ेगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, एजेंट होते हैं मार्केट में, उनको हायर करती है। इन एजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटर बोलते हैं। सपोज जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं पब्लिक के लिए। अब एज पर सेबी गाइडलाइंस ये शेयर कितने बिक जाने चाहिए, 1 लाख का 90% करें तो 90,000 शेयर्स सब्सक्राइब होना जरूरी है। सब्सक्राइब होने का मतलब पब्लिक को खरीदना जरूरी है। पब्लिक 90,000 के लिए कॉल तो भेजे ही भेजे। तो ये गारंटी नहीं है कि पब्लिक 90,000 शेयर परचेज करे। तो ऐसे केस में गारंटी तो है नहीं है, रिस्क बना हुआ है। अभी हमने इतना खर्चा किया है, पब्लिक इशू किया है, प्रॉस्पेक्टस छपवाए हैं और एडवर्टीजमेंट किया है और 90% सेल नहीं बिके तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा और जो भी पैसा आया वो वापस और करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सपोज यहाँ 90% नहीं परचेज हुए, 80%, 89%, 85% के लिए कॉल आई, तो कंपनी इस रिस्क से बचने के लिए एजेंट की सर्विस लेती है। एजेंट कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेती है। कुछ पर्सन होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी सर्विस ली जाती है, उनके थ्रू कंपनी अपने शेयर को इशू करवाती है। तो वो एक गारंटी लेते हैं कि उनके शेयर को 100% बिकवाएंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में जिन कॉन्ट्रैक्टर से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उनको अपनी सर्विस के बदले कुछ चाहिए होता है। तो एजेंट को सर्विस के बदले चाहिए होता है कमीशन। इस कमीशन को कंपनी उन्हें कैश में पेड ना करके उतनी वैल्यू के अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देती है। तो ये भी कहाँ आ जाता है, अदर देन कैश में आ जाता है। तो इन कॉन्ट्रैक्टर को, इन एजेंट को कंपनी के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, अंडर राइटर बोला जाता है। तो ये जो अंडर राइटर होते हैं कंपनी को जो सर्विस दे रहे होते हैं कि
वो क्या करवाएंगे, कंपनी के शेयर्स को सोल्ड आउट करवाएंगे 100%। तो ऐसे केस में उनका जो कमीशन बनता है उस कमीशन को कंपनी कैश में पेड ना करके अपनी कंपनी के उतनी वैल्यू के शेयर इशू करवा देती है। ठीक है, अब समझते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट की एंट्री सेम एज पब्लिक इशू वाली होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग जो करना सीखेंगे वो पब्लिक इशू का करना सीखेंगे और अदर देन कैश का करना सीखेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट की आपको थ्योरी समझनी है, इसमें से ही एमसीक्यूज आ सकते हैं। अकाउंटिंग की बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी शेयर इशू कर रही है तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री वही बनेगी जो पब्लिक इशू में बनती है। ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं पब्लिक इशू में क्या क्या कंपनी एंट्री बनाती है और पब्लिक इशू की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी समझते हैं। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड पब्लिक इशू। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करने के बाद दूसरा ऑप्शन जो फॉलो करती है वो होता है पब्लिक इशू का। पब्लिक इशू के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है, पब्लिक को अप्रोच करती है। तो समझते हैं कि पब्लिक इशू क्या होता है। ओके, सो नाउ पब्लिक इशू के केस में कंपनी क्या करती है, सबसे पहले इनविटेशन देती है। कंपनी जो इनविटेशन देती है फॉर परचेजिंग हिज शेयर, उसकी कंपनी के शेयर परचेज करेगी पब्लिक। तो इसके लिए जो कंपनी एडवर्टीजमेंट निकालती है उस एडवर्टीजमेंट को हम आईपीओ के नाम से जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑप्शन। ये आईपीओ या तो फिजिकल फॉर्मेट में न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू किया जाता है। उस केस में हम आईपीओ को ईआईपीओ बोलते हैं, ईआईपीओ। तो ये कंपनी के क्या ऑप्शन होते हैं, ये एक एडवर्टीजमेंट होता है जो पब्लिक को बताया जाता है कि इस कंपनी के शेयर इशू होने के लिए निकले हैं। तो व्हेनेवर अ कंपनी इशू हिज शेयर इन फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती है तो आईपीओ इशू करती है। अब यहाँ पर जो लाइन आपको नोट करनी है वो है फर्स्ट टाइम। जब कंपनी अपने शेयर फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए इशू करती है तो कंपनी इसके लिए आईपीओ से एडवर्टीजमेंट निकालती है, जिससे कंपनी के शेयर की इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास पहुंचती है। अब पब्लिक जब शेयर को परचेज करेगी तो उसे कंपनी की प्रोस्पेक्टस को परचेज करना पड़ेगा। तो आईपीओ इशू करने के बाद, आईपीओ निकलने के बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो फर्स्ट वर्क होता है कंपनी का टू इशू प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस is a document which contains the information about the company and also attached a application form। तो एक प्रोस्पेक्टस में कंपनी की ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन होती है और उसमें ही एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है। तो फर्स्ट थिंग फॉर पब्लिक इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी कंपनी और ये आईपीओ के बाद की प्रोसेस होती है। प्रोस्पेक्टस पब्लिक को परचेज करना होगा, पब्लिक को इशू किया जाता है, पब्लिक उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके कंपनी के बैंक अकाउंट में एज पर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर देती है। अब जैसे ही कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो जो पब्लिक होती है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के बारे में आ जाती है और कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं उनकी ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में होती है कि कंपनी ने कितने शेयर मार्केट में इशू करने के लिए निकाले हैं और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू क्या है और कंपनी जो अपने शेयर की फेस वैल्यू है उसे एक बार में रिसीव कर रही है या इंस्टॉलमेंट में कर रही है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पब्लिक को प्रोस्पेक्टस से हो जाती हैं। अब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, नंबर ऑफ शेयर की, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए हैं कंपनी ने, इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। शेयर की फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू होगी और नेचर, नेम ऑफ शेयर, कंपनी ने कौन से शेयर इशू करे हैं, मींस इक्विटी शेयर इशू करे हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, क्योंकि कंपनी इनमें से कोई भी शेयर इशू कर सकती है।
इसके बाद कंपनी जो अमाउंट रिसीव करना चाह रही है वो अमाउंट एप्लीकेशन पे ही ऑल अमाउंट रिसीव करना चाहती है या इंस्टॉलमेंट पे, ये भी इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में होती है कि कंपनी की सपोज फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ कंपनी क्या एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर रही है या 100 रुपीज़ को कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेगी, तो एप्लीकेशन पे कुछ मनी रिसीव करेगी कंपनी, ये इंफॉर्मेशन भी प्रॉस्पेक्टस में होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करती है और एप्लीकेशन फॉर्म में पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन देनी होती है कि वो कंपनी के कितने शेयर खरीदना चाह रहे हैं। कंपनी के जो शेयर हैं मार्केट में कई सारे निकलते हैं, बट जो शेयर होल्डर होते हैं प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर बोलेंगे। प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कंपनी के अभी शेयर होल्डर बने नहीं हैं, इन्हें हम प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं। प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रॉस्पेक्टिव या फ्यूचर, ये इन्वेस्टर्स हैं हमारे, ये कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी के फ्यूचर इन्वेस्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये अभी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया नहीं है। तो ये कंपनी के सबसे पहली कॉल जो फर्स्ट मनी होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को फिलअप करते हैं, ओके, और नंबर ऑफ शेयर की रिक्वायरमेंट करते हैं। सपोज एक शेयर होल्डर है, ए शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा कि उसे 1000 शेयर चाहिए और कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो वो कंपनी को कितने रुपए सेंड करेगा? 1 लाख रुपीज़ सेंड करेगा क्योंकि वो 1000 शेयर की डिमांड कर रहा है। तो 1 लाख रुपीज़ की कॉल करेगा और कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ सेंड कर देगा और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास आ जाएगी। इसके बाद कंपनी क्या करती है? सभी की एप्लीकेशन रिसीव्ड कर लेती है। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड करने के बाद कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करना स्टार्ट करती है। अलॉटमेंट का मीन्स ये है कि कंपनी किनको शेयर देना चाह रही है कि किनको शेयर रिजेक्ट करना चाह रही है, इसमें कंपनी यही वर्क करती है। एप्लीकेशन रिसीव्ड होने के बाद कंपनी को अलॉटमेंट की प्रोसेस को फिलअप करना होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने के बाद कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट में कंपनी क्या कर रही है कि किन लोगों को शेयर देने हैं, किन को कितने शेयर देने हैं, किन को कितने शेयर अलॉट करने हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कुछ शेयर होल्डर के सारे शेयर्स को रिजेक्ट भी कर दे, मीन्स किसी को शेयर दे भी ना। तो ऐसे केस को हम अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट के बाद कंपनी का फिर भी पैसा रह जाता है। सपोज 100 रुपीज़ था, कंपनी ने 100 रुपीज़ में से एप्लीकेशन पर केवल 20 रुपीज़ की डिमांड की। 20 रुपीज़ की डिमांड करने के बाद कितने रुपए बैलेंस में बचेंगे? 80 रुपीज़। और जब कंपनी अलॉटमेंट कर रही है तो अलॉटमेंट पे भी केवल कितने रुपए मांग रही है? 50 रुपीज़ की कॉल कर रही है, फिर भी मनी रह जाती है। तो वो मनी कंपनी कब रिसीव करेगी? कॉल के थ्रू। तो कंपनी कब इशू करती है? अलॉटमेंट के बाद भी यदि बैलेंस रह जाता है तो कंपनी इस बैलेंस को कॉल के थ्रू रिसीव करती है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की मनी कितनी हो सकती है। सपोज एक कंपनी है, उसके शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। अब कंपनी अगर अपने शेयर मार्केट में इशू कर रही है तो उस शेयर की कोई ना कोई प्राइस डिसाइड की जाती है कि ये जो शेयर इशू हुआ है उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ है, या 100 है, या 200 है, या 500। तो कंपनी के शेयर की जो प्राइस डिसाइड की जाती है उसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब डिसाइड करते हैं ये जो फेस वैल्यू होती है, क्या कंपनी एक बार में ही पूरी फेस वैल्यू रिसीव करना चाह रही है या कोई अदर वे, मींस इंस्टॉलमेंट में रिसीव करना चाहती है। तो कंपनी जो भी रिसीव करना चाहती है उसे एप्लीकेशन पे बताना होता है कि एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। अगर पूरा पैसा एक बार में लेना चाह रही है कंपनी तो एप्लीकेशन पे कम से 100% रिसीव किया जा सकता है, फुल मनी एप्लीकेशन पे रिसीव की जा सकती है। बट कंपनी फुल मनी एप्लीकेशन पे रिसीव्ड नहीं करना चाह रही है तो क्या होगा? तो ऐसे केस में आपको याद रखना होगा कि कम से कम 25% की वैल्यू एप्लीकेशन पे होती है। तो
यहाँ पे मनी ध्यान रखेंगे मिनिमम 25%, ये मिनिमम की लिमिट है। मिनिमम की लिमिट, मिनिमम कितने परसेंट रहेगा? 25%। और मैक्सिमम की बात करें तो एप्लीकेशन पे कितनी मनी ले सकती है कंपनी? पूरी की पूरी 100% मनी रिसीव कर सकती है कंपनी। तो रिसीव्ड अमाउंट की हम बात करें तो एप्लीकेशन पे जो मनी रिसीव्ड की जा सकती है कम से कम 25% और अधिक से अधिक 100%। कह सकते हैं कि कंपनी चाहे तो अपना पूरा पैसा एक बार में ले सकती है एप्लीकेशन पे, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट पे ले सकती है। इंस्टॉलमेंट पे लेती है तो कंपनी जो भी इंस्टॉलमेंट बनाएगी उस पर एप्लीकेशन की मनी 25% तो होगी। अब 100% मनी जब कंपनी रिसीव करती है तो इसको बोलते हैं लमसम मेथड। लमसम मेथड में कंपनी क्या करती है? अपनी फुल मनी को एक बार में रिसीव कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट कंपनी दूसरा मेथड कौन सा फॉलो कर सकती है? इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या करती है? अपने शेयर की जो वैल्यू है, अपने शेयर की, सपोज इनके शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़, इस 100 रुपीज़ को वन टाइम में रिसीव कर रही है तो ये लमसम मेथड हो जाएगा। अगर 100 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है, इंस्टॉलमेंट का मतलब कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव करेगी, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव करेगी और कुछ अमाउंट कॉल्स पे रिसीव करेगी, यानी 100 रुपीज़ को उसने इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया तो 100 रुपीज़ अब उसे इंस्टॉलमेंट में रिसीव होंगे। तो अब इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। और इंस्टॉलमेंट मेथड में भी कंपनी की जो इंस्टॉलमेंट है उनकी मिनिमम वैल्यू डिसाइडेड है। तो हम कह सकते हैं कि 25% एप्लीकेशन हो सकती है तो 25% अलॉटमेंट होगी या 25% आपकी कॉल्स भी होंगी। तो कंपनी की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मिनिमम कितनी होगी? 25%, यानी 25% की वैल्यू तो एक इंस्टॉलमेंट की बनती है। तो ये था इसका कि मिनिमम अमाउंट इंस्टॉलमेंट के केस पे कितनी हो सकती है और कंपनी एप्लीकेशन पे फुल अमाउंट रिसीव कर सकती है। और जब कंपनी टुकड़ों में अपनी अमाउंट को रिसीव करती है तो इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। नाउ वी टॉक अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? कंपनी कब अपने शेयर को का अलॉटमेंट कर सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो करती है? सबसे पहले आईपीओ निकालती है। आईपीओ के थ्रू पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और कंपनी के जो प्रॉस्पेक्टस हैं कंपनी उनको इशू कर देती है। जब प्रॉस्पेक्टस पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं तो पब्लिक अपनी एप्लीकेशन को सेंड करना चालू कर देती है कि एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट के थ्रू आती रहती है। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिए बट शेयर अभी किसी को दिए नहीं गए हैं। कब दिए जाएंगे? जब ये वाली प्रोसेस फॉलो कर ली जाएगी। यानी एप्लीकेशन तो रिसीव्ड यहाँ हो जाती है, आपको एप्लीकेशन तो रिसीव्ड कंपनी की यहाँ हो जाएगी बट शेयर अभी किसको कितने दिए जाने हैं वो प्रोसेस यहाँ पर होती है। यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स को ही बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यहाँ पर कंपनी क्या करती है? सभी शेयर होल्डर्स के नेम अपने मेंबरशिप रजिस्टर में नोट करती है। कंपनी अपना एक मेंबरशिप रजिस्टर्ड मेंटेन करती है जिसमें सभी शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन रखती है। तो जो मेंबरशिप रजिस्टर्ड में सभी शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, किसको कितने शेयर दिए जाने हैं, इसी को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। तो कब कंपनी ऐसा कर सकती है? मीन्स कहने का एप्लीकेशन रिसीव्ड होने के बाद क्या वो फुल एप्लीकेशन मनी जो आई है वो पूरी की पूरी मनी रिसीव्ड करके सभी शेयर होल्डर के नाम मेंबरशिप रजिस्टर में डाल देने चाहिए? नो। इसके लिए सेबी की कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, हम उनको समझने वाले हैं कि सेबी ने एप्लीकेशन रिसीव्ड होने के बाद क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं। तो एक कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने के बाद उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो समझते हैं वो क्या गाइडलाइंस है। तो एज पर सेबी गाइडलाइंस कंपनी बोलती है कि एक कंपनी
एक कंपनी जितने भी शेयर इशू कर रही है, सपोज एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है पब्लिक के बीच में, 1 लाख शेयर इशू करती है, तो एज पर सेबी गाइडलाइंस जो 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी के जो 1 लाख शेयर इशू हुए हैं उनमें 90% शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइंस। एज पर सेबी गाइडलाइंस ये लिमिट है 90%। एज पर सेबी गाइडलाइंस 90% शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल में 1 लाख शेयर लेके चल रहे हैं तो ऐसे केस में 1 लाख का 90% कितने थाउजेंड शेयर हो जाएंगे? 90,000 शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक 90,000 शेयर के लिए कम से कम एप्लीकेशन तो भेज दे। अगर किसी कंपनी में जो शेयर इशू हुए हैं उन शेयर का 90% पार्ट सब्सक्राइब्ड हो गया है तो कंपनी इस प्रोसेस को फॉलो करेगी, अदरवाइज अलॉटमेंट की प्रोसेस फॉलो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या चेक करना होता है? 90% की लिमिट को चेक करना होता है एप्लीकेशन पे एज पर सेबी, कि जितने भी शेयर इशू हुए हैं उनका 90% सब्सक्राइब्ड हो गया है कि नहीं हो गया है। 100% का हो जाए, बट मिनिमम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि मिनिमम 90% सब्सक्राइब्ड होना नेसेसरी होता है। अब अगर 90% सब्सक्राइब्ड नहीं होता है तो ये अलॉटमेंट की प्रोसेस तो फुलफिल नहीं होगी। फिर कंपनी को क्या करना होगा वो समझते हैं। ऐसे केस में कंपनी को जितनी भी मनी रिसीव्ड हुई है अंडर 90% ही हुई होगी, तो अंडर 90% जितनी भी मनी पब्लिक से रिसीव्ड हुई है वो उसे 15 डेज में रिटर्न करनी होती है। कंपनी को जो 90% का टाइम मिलता है रिसीव करने का प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद और एप्लीकेशन क्लोज्ड होने की डेट तक जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 30 डेज़ की। 30 डेज़ में कंपनी के बैंक अकाउंट में मींस कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए। अगर 30 डेज़ में ये देखा जाता है कि 90% शेयर सब्सक्राइब्ड नहीं हुए हैं तो जितनी भी मनी है वो क्या करनी होगी? रिटर्न करनी होगी। और इसका भी टाइम पीरियड डिसाइड है नेक्स्ट 15 डेज में। नेक्स्ट 15 डेज में ये पूरा पैसा नेक्स्ट 15 डेज में ये पूरा पैसा जितना भी रिसीव्ड किया है वो रिटर्न करना पड़ेगा कंपनी को टू द पब्लिक। अगर कंपनी 15 डेज में फुल मनी को रिटर्न नहीं कर पाती है तो आफ्टर 16th डेज इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगी और इंटरेस्ट की रेट होगी 15%। 15% की इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी कंपनी को टू द पब्लिक। तो ये थी इसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट कंपनी एक्ट में डिसाइडेड नहीं है। ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट दी हुई है वो सेबी गाइडलाइन से मिली हुई है। तो सेबी के अकॉर्डिंग 90% शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इफ 90% नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक देन मनी शुड बी रिटर्न within 15 days. If a company unable to return the full amount to the public, then 15% interest charged by the shareholder. shareholder 15% की इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और कंपनी को अलाउड करनी पड़ेगी ये 15% की अमाउंट। ओके, तो आज हमने इतना समझा कि जब पब्लिक इशू होता है तो कंपनी पब्लिक इशू के केस में कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करती है, और इनकी इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो करती है कंपनी की, लमसम मेथड फॉलो करती है। इंस्टॉलमेंट फॉलो करती है तो 25% की लिमिट सेट कर रखी है। एप्लीकेशन कम से कम 25% की होनी चाहिए और बाद बाकी का भी 25% की इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉल के बीच में कितना टाइम होना चाहिए। तो 2 कॉल्स में अगर कंपनी आगे की
2 कॉल्स करती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो इनके बीच में 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट कॉल के बाद 1 मंथ और मिलेंगे सेकंड कॉल की मनी रिसीव करने के लिए, कि 1 मंथ का होता है। और कॉल करने के बाद कंपनी को, कॉल ड्यू करने के बाद कंपनी क्या करेगी, 14 डेज़ का टाइम देगी कॉल के रिसीव होने तक। तो 14 डेज़ का टाइम भी ध्यान रखना है कि 14 दिन मिलते हैं कंपनी को वेट करने के लिए। 14 दिन तक उसे वेट करना हुआ कि कितनी अमाउंट रिसीव्ड हो रही है। अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट के बाद की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं उनको क्या कहते हैं। एप्लीकेशन के बाद कंपनी फर्स्ट जो रिसीविंग होती है वो एप्लीकेशन होती है, और एप्लीकेशन के बाद जो कंपनी को जो नेसेसरी वर्क करना होता है वो होता है अलॉटमेंट। ये सेकंड वर्क होता है कंपनी का, ये कर लेती है कंपनी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या करेगी, अब वेट करेगी, और फुल मनी अगर यहाँ तक रिसीव्ड हो जाता है देन राइट। अभी भी कुछ बैलेंस रह जाता है तो कंपनी आगे कॉल्स मांग सकती है। इन कॉल्स को यानी इन इंस्टॉलमेंट को हम बोल सकते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, एज इट इज़। ओके, इस तरीके से। अब ये जो कॉल पे पैसा मांगा जाता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कंपनी कॉल पे पैसा मांगेगी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का साइलेंट है तो कंपनी एक्ट 2013 की टेबल एफ में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है वो अप्लाई हो जाता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 की टेबल एफ क्या कहती है, वो ये कहती है कि कॉल्स, जो 2 कॉल्स हैं उनके बीच में जो इंटरवल होना चाहिए 1 मंथ का होना चाहिए। 1 मंथ का 2 कॉल्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 मंथ का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो फर्स्ट कॉल की मनी है, फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू करने के बाद पब्लिक को पे करने के लिए 14 डेज़ का टाइम दिया जाना चाहिए, कि उसे 14 दिन देने चाहिए पब्लिक को पेमेंट करने के लिए। ओके, और अलॉटमेंट के बाद जितनी भी मनी रह गई है, अलॉटमेंट के बाद जितनी भी कॉल मनी रह गई है वो अलॉटमेंट की डेट से 12 मंथ्स के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर अंदर फुली कॉल्ड अप हो जानी चाहिए। यानी कि कंपनी को अलॉटमेंट के बाद अगर कोई बैलेंस रह गया है तो 12 मंथ्स में उसे फुली कॉल्ड अप कर लेना चाहिए। तो ये थी आपकी अलॉटमेंट की पब्लिक इशू की फुल रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पब्लिक उन शेयर को परचेज कर लेती है। इस परचेज को ही हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक ने कितने शेयर परचेज कर लिए। अब जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक इन शेयर्स को फुली परचेज कर लेगी, देन इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी शेयर जो इशू करती है उनमें से पब्लिक कुछ शेयर ही परचेज करती है तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और थर्ड कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी क्या देखती है कि कंपनी ने जितने भी शेयर मार्केट में इशू करने के लिए निकाले थे उससे ज़्यादा के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कोई कंपनी है, इस कंपनी का नेम हम रख लेते हैं ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नेम हो गया ABC लिमिटेड। ओके, इस कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, 2 लाख शेयर इशू किए हैं। अब 2 लाख शेयर इशू करने पर अब क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को। अब 2 लाख शेयर इशू करने के बाद यदि कंपनी के पास 2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। यानी कि यहाँ पर 2 लाख शेयर पब्लिक परचेज कर लेती है तो ऐसी कंडीशन क्या बन जाएगी,
फुल सब्सक्रिप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या करना होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे हैं। अब 2 लाख शेयर इशू करे हैं, बट कंपनी के जो शेयर हैं 2 लाख शेयर हैं, उनसे कम के लिए एप्लीकेशन आती है। सपोज 190 के लिए, 180 के लिए, 150 के लिए, यानी कि जितने शेयर इशू मार्केट में हुए उससे कम के लिए यदि एप्लीकेशन आ जाएगी तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज ये आ जाती है 180 शेयर्स सेल हो जाते हैं, 180 शेयर्स पब्लिक परचेज कर लेती है, तो इशू शेयर कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख से अंडर में रहेंगे तो ऐसी कंडीशन होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। बट यहाँ पर जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्या कर रखी है सेबी ने? 90%। यानी अगर कोई कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है उसका 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता है तो कंपनी को क्या करना होगा? नेक्स्ट 15 डेज में फुल मनी रिटर्न करनी होगी। अगर हम चेक करें ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्या ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस में कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है? तो चेक करते हैं कितने शेयर इशू करे थे? 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर का 90% निकाल लेते हैं। 2 लाख शेयर का 90% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,80,000। तो ऐसे केस में ये शेयर अलॉट भी किए जा सकते हैं। यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें ये लिमिट चेक कर लेनी चाहिए कि कंपनी शेयर को अलॉट कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है। सपोज़ ये 1,80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन ना आई हुई होती, ये आती 170 शेयर के लिए एप्लीकेशन, 170 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई होती है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन। बट क्या ऐसे केस में कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है क्या? नो। कंपनी 90% कितने बनते हैं? 180। अंडर सब्सक्रिप्शन 180 का है तो कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। अगर 170 के लिए एप्लीकेशन आ गई होती तो अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन तो बनती है, बट ऐसे केस में कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती थी। कंपनी को 1,70,000 शेयर की मनी को रिटर्न करना पड़ता। तो ये था अंडर सब्सक्रिप्शन। अब समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, कंपनी ने जैसे जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसके थ्रू अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन को समझना चाहें तो कैसे, तो देखिए कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं? 2 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। अब यदि एप्लीकेशन 2 लाख से ज़्यादा के लिए आ जाए, सपोज एप्लीकेशन आ गई 2,50,000 शेयर के लिए, एप्लीकेशन 2,50,000 शेयर के लिए आ जाती है, तो ये कंडीशन बोली जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या कंपनी 2,50,000 शेयर अलॉट कर देगी? नो। कंपनी जितने शेयर इशू करती है उतने ही अलॉट कर सकती है। एक्सेस मनी या एक्सेस शेयर की मनी जितनी भी आ जाती है तो उसके लिए कंपनी कुछ ट्रीटमेंट हैं उनको कर सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने शेयर कितने इशू करे थे? 2 लाख शेयर इशू करे थे, बट एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आ गई है? 2,50,000 शेयर के लिए। तो 2,50,000 शेयर इशू नहीं कर सकती कंपनी को, केवल और केवल 2 लाख शेयर्स ही इशू करेगी। जो एक्सेस मनी है उस एक्सेस मनी के साथ क्या क्या डीलिंग हो सकती है उसको समझते हैं। तो जो एक्सेस मनी है, जो एक्सेस हैं जो ज़्यादा हैं वो हैं 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स। अब इन 50,000 शेयर्स को लेके कंपनी क्या क्या कर सकती है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जो 50,000 शेयर के लिए अप्लाई हो सकती हैं। फर्स्ट, एक्सेस शेयर मनी, एक्सेस शेयर मनी रिजेक्टेड। जितनी भी एक्सेस शेयर हैं उनकी मनी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मींस पैसा वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस शेयर मनी, एक्सेस शेयर मनी। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होगा
कि हमारे पास 50,000 शेयर का जो पैसा है उसे हम एज अ एडवांस यूज़ करेंगे। उस पैसे को हम रख लेंगे और जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो उस पैसे को काट कर लोगों से अलॉटमेंट की मनी रिसीव कर ली जाएगी। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस शेयर मनी। इसका दूसरा नाम जो यूज़ होता है वो होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट इसी कंडीशन को बोला जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में कंपनी किसी को पैसा वापस नहीं करती है। जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है उसे एज अ एडवांस यूज़ करती है और जब नेक्स्ट कॉल करेगी तो उस एडवांस को काट कर कंपनी नेक्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव कर लेती है। थर्ड ऑप्शन में कंपनी क्या कर सकती है? थर्ड ऑप्शन में इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। सम एक्सेस मनी रिजेक्ट करी जाएगी एंड सम मनी, कुछ एक्सेस मनी को एडजस्ट किया जाएगा, यानी प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि कुछ पैसा रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कुछ एक्सेस मनी को रिजेक्ट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे और कुछ एक्सेस मनी को आगे की कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ये होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी आ जाती है, एक्स्ट्रा शेयर के लिए कॉल आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है उतने शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर सकती है। अलॉटमेंट तो उतने ही शेयर का होगा जितने इशू किए गए हैं। बट जो एक्सेस मनी होती है उस एक्सेस मनी की 3 कंडीशंस हो सकती हैं यूटिलाइजेशन की। फर्स्ट कंडीशन है कि जो एक्सेस शेयर मनी है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी उनका पैसा वापस कर दिया जाए। या सेकंड कंडीशन हो सकती है एडजस्ट कर लिया जाए, जो एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा और आगे की कॉल में यूज़ कर लिया जाएगा और बाद बाकी का पैसा शेयर होल्डर से मांग लिया जाएगा। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का यूज़ करके थर्ड कंडीशन बन गई है, कुछ मनी रिटर्न कर दी जाएगी और कुछ मनी एडजस्ट कर ली जाएगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या सीखा? इसमें हमने सबसे पहले कंपनी के पर्पस को सीखा कि कंपनी किन किन पर्पस के लिए शेयर इशू करती है, यानी कि फॉर कैश के केस में प्राइवेट प्लेसमेंट करती है और पब्लिक इशू करती है। एंड अदर देन केस के केस में क्या करती है, कंपनी असेट्स परचेज के लिए शेयर इशू करती है, बिजनेस परचेज के लिए शेयर इशू करती है, प्रमोटर को उनकी सर्विस के बदले शेयर इशू करती है और अंडर राइटर को उनकी सर्विस के बदले शेयर इशू करती है। इसके बाद हमने सीखा कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओके, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लें, अपनी बुक से स्टडी कर लें और मेरी इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लें। ओके, थैंक यू।